चैप्टर का हम रिवीजन कर रहे हैं। इसमें कौन कौन से सेक्शन में एक बार थॉरोली पूरा चैप्टर रिवाइज करा देता हूँ 2-5 मिनट के अंदर, और फिर हम उसके डेप्थ में जाएंगे। सेक्शन 22 बात करता है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 23 बोलता है पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। 24 बोलता है पर्सन लायबल फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। 25 सेक्शन बताता है हमें प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। 26 क्या बोलता है? 26 बोलता है कि अगर आप एसजीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको सीजीएसटी में भी रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। डीम्ड रजिस्ट्रेशन, आपको पता है जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है या वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। अगर हमारा एप्लीकेशन सेंट्रल के पास गया और उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो स्टेट में भी रजिस्टर्ड माने जाएंगे, और स्टेट गवर्नमेंट के पास गया उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो सेंट्रल में भी रजिस्टर्ड माने। 27 जो सेक्शन है वो बात करता है रजिस्ट्रेशन एनआरटीपी और सीटीपी के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट। 28 बात करता है, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन। 29 बात करता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, और 30 बात करता है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब वापस से हम 22 पे आए। 22 में 4 सेक्शन है, 22 1 2 3 एंड 4। 1 सेक्शन ये बोलता है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 2 बोलता है कि अगर आप पहले से ओल्ड किसी भी टैक्सेशन सिस्टम में रजिस्टर्ड थे तो आपको नए सिस्टम में भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। यानी कि अगर एक व्यापारी वेट में रजिस्टर्ड था या एक्साइज रजिस्ट्रेशन था उसका, तो जीएसटी आने के बाद उनको बाय डिफॉल्ट ही कहाँ ले आए गए, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन दिया गया। ये अलग बात है कि बाद में चाहे तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा लें। जैसे वेट में रजिस्ट्रेशन की टर्नओवर लिमिट थी 10 लाख और जीएसटी में इनिशियली टर्नओवर की लिमिट थी 20 लाख, तो लेकिन आप वेट में रजिस्टर्ड थे तो कंपल्सरीली आपको जीएसटी में तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, फिर भले आप क्या करा दें, अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड था और वो अपना बिजनेस ट्रांसफर करता है किसी दूसरे पर्सन को, तो उस दूसरे पर्सन को क्या कराना पड़ेगा, जीएसटी में अपने नाम से क्या लेना पड़ेगा, रजिस्टर लेना पड़ेगा। इनहेरिटेंस का केस भी हो सकता है और सेल का केस भी हो सकता है। इनहेरिटेंस में भी अगर पिता के बाद बेटे के नाम पे बिजनेस चला जाता है तो चूंकि पैन कार्ड के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होता है तो पिताजी के नाम पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल लेना पड़ेगा और बेटे के नाम पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है वो 29 सेक्शन में होता है और फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा वो 22 का सबसेक्शन 3 में हो रहा है। 22 का सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, फिर से 22(3) समझ लें। अगर जिसने बिजनेस बेचा वो रजिस्टर्ड था जीएसटी में, उसके नाम से कैंसिल कराओ, फिर से रजिस्ट्रेशन करा लो। 22 का 4 सबसेक्शन क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन है, अगर कोई कंपनी क्या हो रही है, कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की वजह से एग्जिस्टेंस में आ रही है, तो उस कंपनी को जिस दिन एग्जिस्टेंस में आएगी उस दिन क्या कराना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यानी एक कंपनी का डीमर्जर हुआ और 2 नई छोटी छोटी कंपनियां बन के आई हैं जिनको हम रिजल्टेंट कंपनी बोलते हैं, तो जिस दिन इन रिजल्टेंट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा उसी दिन से लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। अब कोई पर्सन जब लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होता है तो ऐसा नहीं कि उसी दिन रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसके 30 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 22 खत्म हुआ। अब 22 का 1 जो था वापस हम आएंगे कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। अब थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है सर, तो थ्रेशोल्ड लिमिट अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। ऐसे तो नॉर्मली स्पेशल कैटेगरी स्टेट 11 है, लेकिन जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के पर्पज से 4 स्टेट को स्पेशल कैटेगरी बोला गया है। उन स्टेट में आप चाहे गुड्स की सप्लाई करें चाहे सर्विस की सप्लाई करें, आपको 10 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना। बाकी कुछ केसेस में आप गुड्स की सप्लाई करें या सर्विस की सप्लाई करें 20 लाख का लिमिट होगी, और कुछ केसेस में अगर आप केवल एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करते हैं तो आपकी लिमिट 40 लाख होगी, और आप गुड्स प्लस सर्विस में डील करते हैं या केवल सर्विस में डील करते हैं तो आपकी लिमिट 20 लाख होगी। यानी कुछ स्टेट है जहां कुछ भी करो 10 लाख की लिमिट, कुछ स्टेट है जहां कुछ भी करो 20 लाख की लिमिट, और कुछ स्टेट है जहां गुड्स अकेले में डील करो तो 40 लाख और सर्विस में डील करो तो 20, दोनों में डील करो तो 20, दोनों में डील करो तो 20, एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करो तो 40 की लिमिट आपको मिल जाएगी। अब जो टर्नओवर की लिमिट स्टेट बताता हूं मैं आपको, जो टर्नओवर की लिमिट होगी वो ऑल इंडिया बेसिस देखी जाएगी। यानी अगर आपकी
ऑल इंडिया में 5 ब्रांच है, पांचों का टर्नओवर मिला के 10 लाख 20 लाख या 40 लाख से ज्यादा हो जाता है तो आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाओ। फिर आपको उस हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जिस स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर पैन इंडिया बेसिस पे देखा जाएगा और एक पैन कार्ड के अंदर में जो भी आपकी एंटिटीज हैं उन सबका क्या देखा जाएगा, बिजनेस का टर्नओवर देखा जाएगा। ध्यान सुनते जाना। एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस पे देखा जाएगा, एक पैन कार्ड के अंदर जो लोग हैं सारा। एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल टर्नओवर भी जोड़ा जाएगा, एग्जाम टर्नओवर भी जोड़ा जाएगा। टैक्सेबल टर्नओवर भी जोड़ा जाएगा, एग्जाम टर्नओवर भी जोड़ा जाएगा, एक्सपोर्ट भी जोड़ा जाएगा, इंटरस्टेट सप्लाई भी जोड़ी जाएगी। आप अगर ऐसी कोई सप्लाई करते हैं जिसमें आरसीएम के तहत आपका रेसिपिएंट टैक्स चुकाएगा तो वो भी आपकी ही सप्लाई मानी जाएगी। जबकि आप ऐसी कोई परचेज करते हैं जिसमें आरसीएम के तहत आप टैक्स चुकाने वाले हैं तो वो आपकी परचेज है, वो आपका टर्नओवर नहीं माना जाएगा। मैंने बोला टैक्सेबल टर्नओवर भी जोड़ा जाएगा और एग्जाम टर्नओवर भी जोड़ा जाएगा। मैं एमपी से 35 लाख रुपए की गुड्स सप्लाई करता हूं और यूपी से शराब बेचता हूं, ठीक है, 10 लाख की। बताएं एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा, 40 लाख, क्योंकि यहाँ टैक्सेबल भी जोड़ा जाएगा और एग्जाम मतलब रिलेटेड, एग्जाम और नॉन टैक्सेबल, तीनों को हम क्या बोलते हैं, एग्जाम सप्लाई बोलते हैं। तो उन्होंने बोला एग्रीगेट टर्नओवर तो आपका 40 लाख से ऊपर निकल गया एमपी के केस में, तो आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है। तो ऐसे केस में आपको हर उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जहां जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे रजिस्ट्रेशन एमपी में लेना पड़ेगा, यूपी में नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि वहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा हूँ। यानी टर्नओवर के लिए तो एग्जाम और टैक्सेबल दोनों जोड़े जाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन उन स्टेट में लेना है जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। क्या ये बात आपको समझ आई? अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है 4, कौन कौन से, मणिपुर, ठीक है, और नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, आप उनको याद रख लेना अपने हिसाब से। तो नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। अब सपोज करें आप क्या करते, प्लीज सुनते आए, बात ना करें बिल्कुल भी। आप क्या करते हैं, सप्लाई कर रहे हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट से भी और नॉर्मल स्टेट से भी। अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट से भी थोड़ी सी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं और थोड़ी सी दूसरे स्टेट से भी कर रहे हैं तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट ओवरऑल 10 लाख आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 10 लाख। लेकिन अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट से एग्जाम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं, एग्जाम्प्ट सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर में तो जोड़ी जाती है, लेकिन चूंकि आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट से एग्जाम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख पे नहीं आएगी। फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं और अदर स्टेट से भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ओवरऑल ऑल इंडिया बेसिस पे लिमिट 10 लाख आ जाएगी। यानी आप एमपी से सपोज करें 4 लाख का सामान बेचा और आपने त्रिपुरा से 8 लाख का सामान बेचा, बताओ आपकी सप्लाई कितनी हुई है? 12 लाख। लेकिन आप क्योंकि त्रिपुरा से क्या कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी एमपी की लिमिट भी 10 लाख और त्रिपुरा की लिमिट भी 10 लाख हो जाएगी। अगर वही त्रिपुरा से बेचा गया माल एग्जाम्प्ट होता तो एग्रीगेट टर्नओवर में तो ऐड होता, लेकिन वो लिमिट को रिड्यूस नहीं करता। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? पक्का? ठीक है, ये सेक्शन 22 खत्म होता है। मैं एक बार देख लेता हूँ, कुछ ऐसा तो नहीं जो मुझे बताना था मैंने ना बताया। तो ये हो गया पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा? टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सेल्स, आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज पेबल बाय रेसिपिएंट, डज नॉट इंक्लूड सीजीएसटी, एसजीएसटी, वैट, जो भी जीएसटी है वो टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होते हैं, और इनवर्ड सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज पेबल अंडर आरसीएम इंक्लूड नहीं होता है। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं और यहाँ मैं आपको एग्जांपल थ्योरेटिकल समझा चुका हूँ तो मैं नहीं देख रहा हूँ इनको। ठीक है, यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, देखें, इन केस ऑफ एन एजेंट हिज एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड टर्नओवर ऑन हिज ओन बिहाफ एंड टर्नओवर और सेल ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। अगर आप एजेंट हैं तो आपकी सेल जो आप अपने बिहाफ से कर रहे हैं, प्रिंसिपल के बिहाफ से कर रहे हैं, दोनों आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा। आपकी लिमिट क्रॉस होती है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हम जब सेक्शन 24 पढ़ेंगे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, तो हम वहां पढ़ते हैं कि ऐसे लोग जिनका प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है, एजेंट को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जैसे आप हीरो की या होंडा की एजेंसी लेना चाहते हैं तो बताओ हीरो होंडा रजिस्टर्ड है या नहीं?
तो आपकी दुकान बाद में खुलेगी, रजिस्ट्रेशन पहले होगा, क्योंकि आप रजिस्टर्ड पर्सन के क्या बनने वाले हैं, एजेंट बनने। तो वैसी बात हो गई। अदरवाइज मैं बता रहा हूँ एजेंट की एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा, उसका खुद का टर्नओवर और जो प्रिंसिपल की गुड्स वो बेच रहा है प्रिंसिपल के बिहाफ से वो भी इंक्लूड होगा। एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर स्टेट्स यूनियन टेरिटरी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के लिए गुड्स हो या गुड्स प्लस सर्विस हो या सर्विस हो 10 लाख की लिमिट है, ठीक है। बाकी कुछ लोगों के इसमें गुड्स हो या गुड्स प्लस सर्विस हो या केवल सर्विस हो 20 लाख है। तो आप पहले वहां पढ़े आखिरी, नहीं ऐसे समझो, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, थोड़ा 2 मिनट का टाइम दें है ना इसको समझाने में। स्पेशल कैटेगरी स्टेट कितने हैं, 11। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से कितने हैं, 11। रजिस्ट्रेशन पर्पज से कितने, 4। तो 4 पे तो 10 लाख की लिमिट है, चाहे वो कुछ भी करें। अब बचे हुए 7 हमें और ढूंढने हैं, 7। तो 7 में से अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और मेघालय 4 को 20 लाख की लिमिट में रखा है, और 3 जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और आसाम 40 लाख की लिमिट में। हो गए 11। 4 10 लाख की लिमिट में, 4 20 लाख की लिमिट में, 3 40 लाख की लिमिट। हमें बस इतना याद करना है, बाकी तो जनरल स्टेट बचे, MP UP, ठीक है, पंजाब हरियाणा सब हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कौन से 3 आखिरी के कॉलम में जो बड़े स्टेट है, तो जम्मू कश्मीर बड़ा है, उसके जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश बड़ा है और आसाम बड़ा है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हमें तो लिमिट ऊपर वाली चाहिए, मतलब हम छोटे छोटे व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहते क्योंकि हमारे पास बहुत सारे व्यापारी। तो इन्होंने 40 लाख की लिमिट ली है, लेकिन 40 लाख की लिमिट तभी मिलेगी जब एक्सक्लूसिवली किस में डील कर रहे हो, गुड्स में डील कर रहे हो, और गुड्स प्लस सर्विस हुई तो लिमिट 20 लाख है। तो आप फिर से बोले कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाले हैं जो 40 लाख में आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आसाम, ठीक है। अब जो भी बचे स्पेशल कैटेगरी स्टेट वो कहाँ गए, 20 लाख की लिमिट, ठीक है। और जो नॉर्मल स्टेट है वो या तो 20 लाख में है या 40 में। तो सारे नॉर्मल स्टेट 40 लाख में है, बस 2 को छोड़, कौन कौन से, पांडिचेरी और तेलंगाना। तेलंगाना नया स्टेट है, इसलिए उसने अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट बहुत ज्यादा नहीं रखी क्योंकि उन्हें छोटे व्यापारियों से भी टैक्स लेना है, ठीक है। और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेचर, इसलिए वो स्टेट के जैसा है, ठीक है। 3 यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर कौन कौन सी है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी, ठीक है। तो ये वही है, तो स्टेट जैसा ट्रीट होता है, लेकिन इसने कितनी लिमिट ली है, 20 लाख, छोटा सा है बिल्कुल, ठीक है। पुडुचेरी बहुत ही छोटा, उसने ये लिमिट ले रखी है। बताएं दिल्ली के केस में लिमिट क्या होगी, गुड्स में 40 और सर्विस में 20, गुड्स प्लस सर्विस में 20, ठीक है, पक्का। MP UP हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, केरल, सब जगह कितने होगी, 40 या 20 की लिमिट होगी। अब मैं जो पूछ रहा हूँ आखिरी बार बताया, हमसे आगे बढ़ते हैं। किन के ऊपर 20 लाख की लिमिट है, 4 स्पेशल और 2 नॉर्मल। कौन से 2 नॉर्मल, तेलंगाना और पुडुचेरी, इन पे 20 लाख की है। 4 स्पेशल में कौन कौन से आ गए, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और मेघालय। कौन से 3 40 की लिमिट में आ गए हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आसाम। कौन से 10 लाख की लिमिट में आए हैं, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये चारों एक ही कॉर्नर के हैं, सबसे एक्सट्रीम कॉर्नर के हैं। इंडिया का जो नक्शा सबसे साइड में जाता है ना, वो आखिरी कॉर्नर के चारों ना एक साथ चिपके हुए स्टेट। चलो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और मैंने बोला कि अगर आप थोड़ा भी काम इन 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट से करते हो, टैक्सेबल सप्लाई करते हो, तो आपकी ओवरऑल लिमिट क्या हो जाएगी, रेड्यूस होके आ जाएगी। मैंने एग्जांपल भी लिखे हुए हैं नोट्स में, आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक नया पॉइंट था जो हमें ध्यान देना है। उन्होंने बोला कि 40 लाख की लिमिट मिलेगी, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिलेगी। यानी 40 लाख की लिमिट स्टेट वाइड थी, सारे स्टेट ने चुनी, छोटे स्टेट को छोड़ दो सबने चुनी।
अब कुछ सप्लायर को 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी, भले वो एमपी के अंदर हो, किन लोगों को नहीं मिलेगी? तो जिनका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना है उनको तो मैंडेटरी कराना है। वो ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तो एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील करता हूं तो मुझे कितने की लिमिट दे दो, 40। हमने कहा आप एक्सक्लूसिव गुड्स में डील करते हो लेकिन आप सेक्शन 24 में लायबल हो, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए आप एक्सक्लूसिव नहीं ले सकते। दूसरा, जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है वो वॉलंटरी करा सकता है, उसका लिमिट चाहे 40 लाख हो या ना। ये तो दो मजाक में निकल गए। अगला क्या है वो ध्यान सुनिए। अगर आप क्या कर रहे हैं, पान मसाला, आइसक्रीम, एडिबल ऑयल या टोबैको और एरेटेड वाटर में आप डील करते हैं, ठीक है, और स्टेट नॉट ऑप्टेड फॉर 40 लाख की लिमिट, जिन स्टेट ने 40 लाख की लिमिट चुनी ही नहीं, ऑब्वियसली वो भी लायबल नहीं है, वो 40 लाख की लिमिट उनकी बेनिफिट नहीं मिलेगी। ये थोड़ा अजीब सा आंसर लिखा है, मैंने नहीं, प्रोविजन बनाते हैं। उन्होंने बोला किसको 40 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी, तो बोला जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है नहीं मिलेगी, जिसको वॉलंटरी कराना है वो करा सकता है। जिस स्टेट ने चुनी ही नहीं 40 लाख की लिमिट उसको क्यों मिलेगी? अब बस चौथा एक पॉइंट जो लिखा हुआ है वो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ, वो शो करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर एक मिनट, ये देख लें 40 लाख की लिमिट किसको नहीं मिलेगी। तो यहाँ देखें बी वाला पॉइंट, पर्सन engaged in making supply of ice cream and other edible ice whether not containing cocoa, pan masala and all goods of chapter 24 that is tobacco and manufactured tobacco substitute। इनको 20 लाख के, यानी आप टोबैको सप्लाई कर रहे हैं एमपी में, तो आप बोले सर मैं तो केवल गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ, तो भी आपकी लिमिट क्या रहेगी, क्या रहेगी, क्या रहेगी, 20 लाख रहेगी, 40 लाख की लिमिट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हम तो आपको कम लिमिट पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे और आप शुरू से जीएसटी लेना शुरू करेंगे, आपको हम 40 लाख का जीएसटी क्यों छोड़ेंगे। लेकिन टेक्निकल बात यह है, क्या लिखा है, सप्लाई कर रहा है टोबैको। और कॉम्पोजिशन स्कीम जो हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरर, यानी कॉम्पोजिशन स्कीम कौन नहीं ले सकता, मैन्युफैक्चरर नहीं ले सकता, सप्लायर ले सकता, ठीक है। चलो ये हो गया। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ सेक्शन 24, फिर मैं पढ़ाता हूँ सेक्शन 23 और फिर हम 25 आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे एक सेक्शन बहुत नॉर्मल है, 24 23 पहले आप देख लें, सेक्शन नंबर 24 देख लें पहले, ये है 24 में बताओ क्या लिखा हुआ है। पर्सन मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जिनको, तो पहले ध्यान सुने यहाँ पर, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, सर्विस नहीं, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेक्शन 23 को कनेक्ट कर रहा हूं साथ में, लेकिन अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचते हो तो फिर आपको 20 लाख तक के लिमिट की छूट मिल जाएगी। नॉर्मल पॉइंट क्या है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लो, लेकिन अगर आप हैंडीक्राफ्ट बेच रहे हो तो 20 लाख तक के टर्नओवर तक आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा है पर्सन जिनको आरसीएम के तहत टैक्स चुकाने की लायबिलिटी है, उनको अपना रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेना पड़ता है। अगर आपके ऊपर आरसीएम लग रहा है तो आपको तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। और हम 23 सेक्शन में पढ़ते हैं, ऐसा पर्सन जो ऐसी सप्लाई करे जा रहा है जिन सारी सप्लाई पे क्या लग रहा है, आरसीएम लग रहा है। मैं ऐसी की सप्लाई करता हूं, मैं डायरेक्टर हूं, डायरेक्टर की सप्लाई पे आरसीएम लगता है, तो कंपनी को तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टर को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जबकि उसका टर्नओवर 40 लाख से, सॉरी 20 लाख से ऊपर भी निकल जाए तो भी वो रजिस्ट्रेशन लायबल नहीं है। अगर वो एक्सक्लूसिवली ऐसे सप्लाई करता है जिन सारी सप्लाई पे क्या लगता है, आरसीएम के तहत टैक्स लगता है, तो वो उसे क्या किया गया है, एग्जम्प्ट किया गया है फ्रॉम टेकिंग रजिस्ट्रेशन। ओके, डाउट तो है किसी को? अगला पॉइंट देखें, अगर आप एनआरटीपी हैं तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। पर्सन जिनको टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है सेक्शन 51 में, उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, या जिनको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर आपका प्रिंसिपल रजिस्टर्ड है तो एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, और मैंने बोला कि उसका एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी होगा और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में भी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और आगे लिखा हुआ है आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज ले रहे हैं, मतलब नेटफ्लिक्स की सर्विसेज हैं, तो आपको नेटफ्लिक्स वाले को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़े, यानी जो सप्लाई कर रहा है ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन गेमिंग, उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर आप इंडिया में सप्लाई करना चाहते हो तो। और फिर हमने पढ़ा कि जिसको रिवर्स चार्ज के तहत किसी भी तरीके से टैक्स चुकाना है उसको, वो तो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होता है। आई बात समझ। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 23 में लिखा हुआ है कौन से पर्सन एग्जम्प्ट है रजिस्ट्रेशन लेने से। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि ऐसा कोई पर्सन जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई करता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई करता है या आरटीएम वाली सप्लाई करता है। तो एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहे हो ना, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा एग्जाम थोड़ा सा टैक्सेबल, तो फिर दोनों को जोड़ के टर्नओवर चेक करेंगे, और टर्नओवर हो गया तो जहां जहां से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वहां वहां रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जहां जहां एग्जाम कर रहे हो वहां नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, आप थोड़ी सी आरटीएम वाली सप्लाई करते हो, थोड़ी सी नॉर्मल। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई and supply on which recipient is liable to pay GST under RTM, वो भी आपकी ही सप्लाई है। तो अगर डायरेक्टर 18 लाख की कंसल्टेंसी सर्विस देता है कंपनी को, सब पे आरटीएम लगना है, लेकिन 4 लाख का कुछ और कर गया वो, डायरेक्टर के रूप में नहीं, किसी दूसरे कंसल्टेंट के रूप में उसने किसी और को सर्विस दे दी, तो उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना बन जाएगा? 22। 4 लाख पे एफसीएम के तहत टैक्स लगना है और 18 लाख पे आरटीएम की, एग्रीगेट टर्नओवर कितना? 22 लाख। क्योंकि जो भी टर्नओवर है आपका, चाहे उस पर आरटीएम लगे या कुछ भी, वो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। जब आप लायबल हो ही गए हो तो फिर तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और अगर आप केवल आरटीएम वाली सप्लाई कर रहे थे तो चाहे 22 लाख की सप्लाई करते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है क्या? दूसरा पॉइंट देख लें, एग्रीकल्चरिस्ट को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट कौन होता है? तो ऐसे तो कोई भी खेती कर रहा है, लेकिन इंडिविजुअल और एचएफ बस को क्या मानेंगे? एग्रीकल्चरिस्ट मानेंगे। यानी एक कंपनी खेती का काम कर रही है, टाटा टी क्या कर रही है? टी उगा रही है, उसको हम एग्रीकल्चरिस्ट नहीं मानेंगे। तो एग्रीकल्चरिस्ट कौन कहलाता है? इंडिविजुअल और एचएफ। कहने का मतलब जो इंडिविजुअल एचएफ किसान है उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो केवल किसानी से उपजी हुई चीजों को क्या करते हैं? बेचते हैं। किसान खुद की मेहनत से भी किसानी कर सकता है, और अगर वो लेबर लगाए हुए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला पॉइंट देखें, इनको तो उन्होंने क्या किया था? प्रोविजन बना के एग्जाम करा था, और बाद में कुछ चीजों को नोटिफिकेशन से एग्जाम करा था। ध्यान सुनते जाना। तो नोटिफिकेशन से किसको एग्जाम करा था? पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई, बता चुका हूं मैं आपको। दूसरा, पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस अप टू 20 लाख। आप अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर्विस की इंटर स्टेट सप्लाई पे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इन्होंने माफ किया था, मैंने बोला ही नहीं। मैंने आपको बोला कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स पे ही मैंडेटरी, ठीक है, सर्विस पे मैंडेटरी नहीं है। वो तो टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जाएगा तो फिर तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट, इनको ध्यान से सुनना, 2 पॉइंट ध्यान सुनना। पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 लाख। नॉर्मल पर्सन अगर इंटर स्टेट सप्लाई करता है तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा। मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें फिर से सुने। नॉर्मल पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है गुड्स का, नॉर्मल पर्सन हैंडीक्राफ्ट बेचा इंटर स्टेट, नहीं लेना पड़ेगा। कब लेना पड़ेगा? जब 20 लाख से ज्यादा। करेक्ट? यानी नॉर्मल प्रोविजन तो है कि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है, रजिस्ट्रेशन लो, लेकिन हैंडीक्राफ्ट है तो मत। अगला पॉइंट ये लिखा है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। नॉर्मली कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ठीक है। प्रायर रजिस्ट्रेशन है, 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, एडवांस में टैक्स चुकाना है। हम पढ़ेंगे सेक्शन 27। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स। तो आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो भी छोड़ रहे हैं, और इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको दोनों बेनिफिट। यानी नॉर्मल पर्सन भी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट करता तो भी माफ था। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाया है, लेकिन वो भी माफ किया गया है। ओके, हटा दें इसको। अब ये देखना ध्यान से, पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 20 लाख।
ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है, आपको लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो कौन होगा लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मैं बताता हूँ। ई कॉमर्स ऑपरेटर जब हम पढ़ते हैं तो 3 सर्विसेज को ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कवर किया गया, RCM चैप्टर में हम पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ओला उबर, होटल अकोमोडेशन, ओयो वगैरह हम समझे। तीसरा हाउस कीपिंग की सर्विस। फिर से 3 बता दें, कौन कौन से 3 ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, कौन से 3? ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, होटल अकोमोडेशन की सर्विस और हाउस कीपिंग। तो हम पढ़ते हैं आरसीएम में कि ट्रांसपोर्ट के केस में तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ही लायबल होता है जीएसटी चुकाने के लिए। इसका मतलब जो भी ऑटो वगैरह वाले हैं इनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। कब तक? जब तक इनका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर ना हो। 20 लाख से ऊपर होगा तो इनको रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन लगेगा तब भी, आरसीएम तो नहीं बोला चाहिए, लेकिन टैक्स तब भी कौन चुकाएगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर ही चुकाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में, ट्रांसपोर्ट के केस में तो आपको रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जा रहा है, लेकिन जीएसटी तो कौन चुकाएगा? ओला उबर वाले। दूसरा, होटल अकोमोडेशन या फिर हाउस कीपिंग, आर्किटेक्चर, प्लम्बर ये सर्विसेज में, उन केसेस में क्या होता है, अगर जो सर्विस प्रोवाइडर, एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर यानी होटल या आर्किटेक्ट, प्लम्बर, वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वही जीएसटी चुका देता है फिर कस्टमर से लेके, और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर चुका। सही है? इसका ये मतलब हुआ कि इन तीनों सर्विसेज में उनको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर को मैंडेटरी। ट्रांसपोर्ट के केस में अगर उसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जा रहा है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, लेकिन टैक्स तब भी ई कॉमर्स ऑपरेटर चुकाएगा। यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी हो ही गया, जो हमने 24 में पढ़ा। और उसके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं उनका ऐसा है कि होटल अगर रजिस्टर्ड हो तो तुम्हें टैक्स चुका देना, रजिस्टर्ड नहीं हो तो ई कॉमर्स ऑपरेटर चुका देगा। इसका मतलब होटल का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। तो ऐसे लोग जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज दे रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन तभी कराना है जब उनका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो, और ई कॉमर्स ऑपरेटर को तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर आरटीएम लग रहा हो या, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। अब आता है हमारा सेक्शन 25, 26, 27, बिल्कुल सरल सेक्शन है, बहुत स्पीड में आपको बता दूंगा, ध्यान से सुनना शुरू करें। 25 है प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, 26 है डीम्ड रजिस्ट्रेशन, जो मतलब कुछ है ही नहीं कि सीजीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो एसजीएसटी में माने जाओगे, एसजीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो सीजीएसटी में माने जाओगे। और 27 है एनआरटीपी और कैजुअल टैक्सेबल, तीनों को हम पढ़ते। 25(1) क्या बोलता है कि आप जिस दिन भी आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है या किसी भी वजह से आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होते हैं तो आप उसके 30 डेज के अंदर अंदर क्या कर दो, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो। अगर आप 30 डेज के अंदर, और मैं आगे की बातें भी बताते जा रहा हूँ, जरूरी नहीं है वो इस सेक्शन में कवर हो, अगर आप 30 डेज में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आप कभी भी रजिस्टर्ड हो, आप उस दिन रजिस्टर्ड माने जाएंगे जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे। अगर आप 30 डेज के बाद एप्लीकेशन देते हो तो आप कभी भी रजिस्टर्ड हो गए, आप उसी दिन से रजिस्टर्ड माने जाओगे जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हुआ। आप 30 डेज में एप्लीकेशन दे दो और रजिस्ट्रेशन 30 डेज के बाद हो तो जिस दिन लायबल हुए थे, एप्लीकेशन 30 दिन में जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन उसके बाद भी चलेगा, ठीक है। तो हमने ये बात पढ़ी। लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी केस में 30 डेज का टाइम नहीं है, उनको 5 दिन पहले से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और इसी पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर आप एसईजेड हैं तो एसईजेड को तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। वैसे रजिस्ट्रेशन स्टेट बाय स्टेट होता है, लेकिन एमपी के अंदर, आप इंदौर में आपकी एक दुकान है और एमपी के अंदर एसईजेड में आपकी दुकान है, आप बोल रहे हैं कि मैं सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं तो आप सिंगल रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, एसईजेड का रजिस्ट्रेशन तो सेपरेट ही होगा। और एक और बात बता रहा हूँ, जब भी आप एसईजेड को सप्लाई करते हैं उसको हर हाल में इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटर स्टेट सप्लाई, और आईजीएसटी ही लगता है। वैसे तो जीरो रेटेड सप्लाई होती है, लेकिन बता रहा हूँ लगेगा भी तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। आगे बढ़ सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। आगे लिखा है 15(2) में, 15(2) में लिखा है कि आप स्टेट में सिंगल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, आप चाहें तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, लेकिन आप अलग अलग स्टेट में हैं
और लायबल है तो आपको अलग अलग स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा। जो बच्चे फाइनल में हैं, जब वो इंटर में थे तब प्रोविजन क्या था कि अगर आपका एक स्टेट है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा, अगर आपके बिजनेस वर्टिकल्स अलग अलग हैं तो आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट हटा दिया गया, यानी मेरी जूतों की 5 दुकान है एमपी के अंदर, मैं 5 के लिए 5 रजिस्ट्रेशन भी लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। बिजनेस वर्टिकल अलग होना जरूरी अब नहीं है। और मैं चाहूँ तो 4 जूतों की दुकान को एक रजिस्ट्रेशन में ले लूँ और दूसरे जूते की दुकान को दूसरे रजिस्ट्रेशन में ले सकता हूँ। अगर मैं 4 जूते की दुकान एक रजिस्ट्रेशन में लेता हूँ तो एक होगी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और 3 हो जाएंगी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। आई बात समझ? पक्का? तो अब 25(3) क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन लायबल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। पहले जब नया प्रोविजन आया था तो ऐसा था कि जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेता था वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल 1 साल तक नहीं करा सकता, लेकिन अब वो जब चाहे तक अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकता है। 25(4) और 25(5) है डीम डिस्टिंक्ट पर्सन के रिगार्डिंग, प्लीज सुनते जाना ध्यान से। 25(4) और 25(5) दोनों ही डीम डिस्टिंक्ट पर्सन है। 25(4) और 5 में डिस्टेंस क्या है बता रहा हूँ। 25(4) बोलता है कि अगर एक पर्सन के अलग अलग रजिस्टर्ड बिजनेस हैं तो हर एक रजिस्टर्ड बिजनेस अपने आप में क्या माना जाएगा? डीम डिस्टिंक्ट माना। यानी एमपी में मेरा इंदौर में एक रजिस्टर्ड बिजनेस है, एक भोपाल में रजिस्टर्ड बिजनेस है और ग्वालियर का बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, तो इंदौर और भोपाल क्या माने जाएंगे? डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। इंदौर और ग्वालियर डीम डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माने जाएंगे। अच्छा, मेरा लखनऊ में भी बिजनेस है, रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो इंदौर और लखनऊ भी क्या माने जाएंगे? डीम डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। ये बात किसने कही है? 25(4) ने। और 25(5) क्या बोलता है? 25(5) बोलता है कि अगर आपका एक स्टेट में रजिस्टर्ड बिजनेस है और दूसरे स्टेट में बिजनेस है, फिर चाहे वो रजिस्टर्ड हो ना हो, डीम डिस्टिंक्ट माना जाए। क्योंकि मेरा एमपी में एक बिजनेस रजिस्टर्ड है और दूसरा रजिस्टर्ड नहीं है तो डीम डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माना जाएगा, लेकिन दूसरे स्टेट में है तो माना जाएगा। अब एक सवाल मैं पूछता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बिजनेस रजिस्टर्ड हो एक बिजनेस रजिस्टर्ड ना हो? टर्नओवर तो क्रॉस हुआ होगा तो पूरे ऑल इंडिया का हुआ होगा, स्टेट का थोड़ी होता है। एग्जाम्पल, यानी एग्रीगेट टर्नओवर मेरा 40 लाख से ऊपर है लेकिन मैं एक जगह शराब बेचता हूँ और एक जगह तेल, जो ऑयल डिस्ट्रीब्यूट कर जहां से सप्लाई कर रहा हूँ वहां रजिस्ट्रेशन हुआ और जहां एल्पल कर रहा हूँ वहां नहीं हुआ, लेकिन ये आपस में क्या माने जाएंगे? डीम डिस्ट्रिक्ट अलग ही अलग अलग स्टेट में है तो। और जब डीम डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। जब डीम डिस्ट्रिक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई होती है विदाउट कंसिडरेशन भी उसको हम क्या मानते हैं? सप्लाई मानते हैं। इसका तो मीनिंग ये हुआ कि अगर मेरा इंदौर में रजिस्ट्रेशन है और ग्वालियर में रजिस्ट्रेशन नहीं है और मैं इंदौर से कपड़े ग्वालियर भेजता हूँ तो वो सप्लाई नहीं है, क्योंकि इंदौर और ग्वालियर डीम डिस्ट्रिक्ट पर्सन नहीं है, क्योंकि ग्वालियर रजिस्टर्ड नहीं है और इंदौर रजिस्टर्ड है, दोनों एमपी में है। ये बात समझ? पक्का समझ आया आपको? और अगर मैं लखनऊ में भेजूँ, लखनऊ की बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं थी और एमपी की इंदौर की बिजनेस रजिस्टर्ड थी तो डीम डिस्ट्रिक्ट पर्सन माना जाएगा और सप्लाई मानी जाएगी। ओके, एक मिनट राघवेंद्र क्या हो गया है? पानी गर्म कर लेना बेटा थोड़ा सा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हें बुलाया तो ऐसा नहीं कि तुम रिकॉर्डिंग बंद कर दिया करवा। नहीं नहीं नहीं, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्या ही रह गया अब जिंदगी में। सुनो ध्यान से, रजिस्ट्रेशन हो गया, प्लीज सुने, 10 मिनट में करा दूंगा, ठीक है? ये जो मैसेज पढ़ के मुस्कुरा रहे हैं यार, ना ना 10 मिनट, चलो कंटिन्यू करें। हेलो, बात बंद करें, सुने। 25(6) से बोलता है कि रजिस्ट्रेशन जो होगा वो पेन बेस्ड होगा। यानी रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आपके पास क्या हो? पेन हो। लेकिन कुछ लोगों को अदर डॉक्यूमेंट के बेस पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जैसे अगर किसी का टीडीएस काटने के लिए
10 नंबर है, ठीक है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर है, तो वो उसका 10 नंबर के बेसिस पे भी क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पेन नंबर की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर कोई जैसे एम्बेसी है, ठीक है, फॉरेन एम्बेसी है, तो उसका रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट के बेसिस पे कर देंगे, उसको पेन बनवाने की जरूरत नहीं। एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट के बेसिस पे हो जाएगा, सेल्फ असिस्टेड पासपोर्ट के बेसिस पे, उसको पेन नंबर की जरूरत नहीं है। अब है 25(6)A, 25(6)B और 25(6)C। इन प्रोविजन को आप ध्यान से सुनना, क्या लिखा है, नए प्रोविजन है, ठीक है। 25(6)A और B सेम प्रोविजन है, सिमिलर प्रोविजन है, क्या लिखा है ध्यान सुनना। ये है आधार ऑथेंटिकेशन के प्रोविजन। 26A बोलता है अगर आप ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, पहले जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर लगता नहीं था, फिर उन्होंने क्या किया, लोग क्या करते थे, कोई तो भी एड्रेस डाल के जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, जबकि वहां एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब हम क्या बोलते हैं कि आप अपना आधार नंबर और दें, ताकि हमें आपका घर का एड्रेस भी मिल जाए, तो हम एक बार चेक करने आ सकेंगे। तो अब क्या होने लगा, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में आधार मैंडेटरी हो गया। और जिनके पास आधार नहीं होता, जैसे कोई इंडिया का नहीं है और उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो उसको अदर वायबल मीन्स दिए जाएंगे, और कोई तरीके दिए जाएंगे, उनसे उसको क्या करना है, ऑथेंटिकेशन करना है। तो मैं बात को फिर से शुरू करता हूँ, ठीक है। 25(6)A और B, अगर आप जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और आपका आधार आपने पहले सबमिट नहीं करा था, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया था, अब आप आधार ऑथेंटिकेशन करा लें, अदरवाइज आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हो जाए। आई बात समझ। 25(6)B क्या बोलता है, अगर आप नया नया रजिस्ट्रेशन लेने आए हैं तो बहुत बढ़िया है, आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन जब सबमिट करेंगे, सुनो ध्यान से, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सबमिट के एंड में पूछेगा कि आधार ऑथेंटिकेशन करना है क्या, तो आप आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन चुन के और आधार ऑथेंटिकेट करेंगे। अगर आप आधार ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं तो पूरा प्रोविजन आगे तक का बताता हूं। अगर आप आधार ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं ना, तो फिर जब तक आपकी प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं किया जाएगा। यानी नॉर्मल प्रोविजन जो आप पढ़ते थे कि एप्लीकेशन फाइल करने के 3 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता था, अब 3 दिन अमेंड हो गए, कितना हो गया है, 7 दिन। तो वो तो 3 का 7 हुआ है, और आधार ऑथेंटिकेशन के साथ कैसे लिंक हो रहा है, अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट करा है और आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन चुना है, तो आपको एक लिंक आएगी मोबाइल नंबर पे, आप उसको क्लिक करोगे, ओके करोगे, तो आपके आधार नंबर जो आपने डाला है उससे जुड़ा हुआ जो आपका मोबाइल नंबर है, उस पर जीएसटी से एक लिंक आएगी, और आप अपने मोबाइल पे खोल के उसको अप्रूव करोगे तो समझ जाएंगे कि ये मोबाइल नंबर आपका ही है। आई बात समझ आपको, तो आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। अगर आधार ऑथेंटिकेशन होगा तो ही रजिस्ट्रेशन 7 दिन में होगा, और अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता है तो रजिस्ट्रेशन तब तक ग्रांट नहीं किया जाएगा जब तक कि आपकी प्रीमाइसेस का, जिसका आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन ना हो जाए। और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कितने दिन का टाइम दिया गया है, 30 डेज का टाइम दिया है। कितने दिन का, 30 डेज का। तो 30 डेज में वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, तभी जाके आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करेगा। और अगर आधार ऑथेंटिकेशन कर दोगे तो 7 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाए। क्या बात समझ आई आपको, पक्का? एक बार देख लें, 25(6)A में लिखा है आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन हैं, आधार ऑथेंटिकेशन कर दें। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाएगा, इनवैलिड कर दिया जाएगा। अगर आपके पास आधार नहीं है, क्योंकि आप फॉरेनर हैं तो आपका आधार नहीं होगा, तो आपको हम ऑल्टरनेट एंड वायबल मीन देंगे, यानी और कोई ऑल्टरनेट तरीका देंगे, आपको उस तरीके से ऑथेंटिकेशन करना, अभी उन्होंने बताया नहीं है लेकिन देंगे। आई बात समझ। यहाँ क्या लिखा हुआ है आगे, 25(6)B में क्या लिखा है, न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल के केस में आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा, और लिंक आपके नंबर पे आएगी, आप उसको कर लें। अगर नहीं करते हो
तो मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन में क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तो पुराना है तो हम इनवैलिड रजिस्ट्रेशन कर देंगे, और नया है आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हो तो फिर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, और उसमें टाइम लिमिट बढ़ जाएगी, 30 डेज तक पहुंच जाएगी। 25C में कोई अमेंडमेंट नहीं है, वह नॉर्मल लिखा हुआ है कि किन लोगों को आधार ऑथेंटिकेट किसको करना पड़ता है, तो कंपनी वगैरह केस में किन किन को आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ता है वो देख लें। तो ऑन एंड फ्रॉम डेट ऑफ नोटिफिकेशन एवरी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को तो हमने पढ़ा ही है, इंडिविजुअल के अलावा किस किस को, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, पार्टनर्स, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी, ऑथराइज सिग्नेटरी एंड सच अदर क्लास ऑफ पर्सन जो स्पेसिफाई किए जाएंगे, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, आधार ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, या फिर उनको ऑल्टरनेट मीन दिया जाएगा और उस ऑल्टरनेट मीन से क्या करना पड़ेगा, उनको ऑथेंटिकेशन करना होगा। अगला जो पॉइंट है वो अमेंड हुआ है, इसलिए ध्यान सुनना है। 6D है 25/6D, यह क्या लिखा है, यहाँ ये लिखा हुआ है कि आपने 6A में क्या पढ़ा, B में क्या पढ़ा, C में क्या पढ़ा, उसके रिगार्डिंग ये अमेंडमेंट है। और चूंकि ये पुरानी बुक है आपकी, ये मई 2021 के अटेम्प्ट की है, तो मैंने इसका अमेंडमेंट इसी बुक में लिखवाया भी था, और अदरवाइज नहीं होगा तो मैं अमेंडमेंट शीट से बता दूँ। ये अमेंडमेंट देखना क्या लिखा हुआ है, ये अमेंडमेंट, ठीक है, आपकी बुक में जो लिखा है वो गलत ही लिखा है, क्योंकि नवंबर 21 के लिए कोई बुक प्रिंट हुई ही नहीं है, या तो आपके पास मई 22 की होगी तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ये अमेंडमेंट दिसंबर के नवंबर के लिए ही आया है, उसके पहले नहीं था। क्या लिखा हुआ है ध्यान सुनना, सेक्शन 25/6D स्टिपुलेट दैट above provision shall not apply to such person or class of person or any state or union territory or part thereof as may be notified. So following have been notified in this regard. तो मतलब ये हुआ कि हमने बोला कि इंडिविजुअल को आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर कर्ता को आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, या फिर ऑल्टरनेट मीन के थ्रू ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि आधार ऑथेंटिकेशन या ऑल्टरनेट मीन इन लोगों पे अप्लाई नहीं होगा, किन लोगों पे, यानी एग्जाम फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन। कौन से लोग, तो जो ग्रीन पेन से लिखा है वो देखेंगे, और जो कटा है उसको इग्नोर कर देंगे। पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत का सिटीजन नहीं है उसको आधार ऑथेंटिकेशन वो करा ही नहीं सकता, एग्जाम है। फिर एस्टेब्लिशमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उनको आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। लोकल अथॉरिटी को आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, यानी लोकल अथॉरिटी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेती है या नहीं लेती, लेती है। हम कितनी जगह तो पढ़ते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, तो उनको भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो उनको आधार ऑथेंटिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी को आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, मतलब आरबीआई को आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो लेंगे वो, लेकिन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराएंगे। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना है। और यूनाइटेड जो यूनिक यूआईएन नंबर होल्डर है, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो एम्बेसी वगैरह होते हैं उनको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना है। अमेंडमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट है तो उस हिसाब से हमें ध्यान रखना है। किन किन लोगों को, कितने लोग हैं पहले तो देखो, 7 लोग, 6 लोग, 6 लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना है। जो इंडिया का सिटीजन नहीं है वो, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो, अब गवर्नमेंट से जुड़े हुए बोलते जाएं, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी और पीएससी, 5 हो गए। फिर आगे यूआईएन होल्डर 6 हो गए, ठीक है। इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना है। एक बार और बोल दें, जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है वो, एक यूआईएन होल्डर वो, बचे हुए 4 कौन से हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी और पीएससी, इनको आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। अब मैं वापस आता हूँ जो प्रोविजन हम पढ़ रहे थे वहीं पर, ठीक है। तो ये हो गया 6A, B, C और D। अब बाकी कॉमन प्रोविजन है, पहले ही आपके पढ़े हुए हैं। 25/7 क्या बोलता है, एनआरटीपी के केस में वो क्या कर सकता है, पेन नहीं है उसके पास, होगा भी नहीं, तो वो सेल्फ असिस्टेड पासपोर्ट के बेस पर रजिस्ट्रेशन ले सकता है। 25/8 बोलता है कि अगर असिस्टेंट ऑफिसर को, अगर प्रॉपर ऑफिसर को कभी लगता है किसी इंक्वायरी करते समय, किसी इन्वेस्टिगेशन करते समय कि इस पर्सन का तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, अगर उसको लगता है असिस्टेंट ऑफिसर को कि इस पर्सन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था लेकिन इसने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं है, तो वो श्योर मोटो क्या कर देगा, आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा। ध्यान सुनना प्लीज,
कैसा रजिस्ट्रेशन कर देगा, शो मोड, यानी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। ये कितने दिन तक वैलिड होता है, 90 दिन तक वैलिड होता है। कितने दिन तक वैलिड होता है, 90 दिन तक। अब 90 दिन के अंदर जिसका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हुआ है और प्रॉपर ऑप्शन ने कर दिया, उसके दो ऑप्शन है, या तो वो खुश हो जाएगी चलो यही तो मुझे चाहिए था, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके परमानेंट करा ले, और अगर वो अगेंस्ट में बोलता है कि नहीं मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, तो वो कोर्ट में 90 दिन के अंदर अपील कर। कोई डाउट, अब अपील कर ही दी है, अब तो जो होगा वो अपील के बाद डिसाइड होगा। अब या तो वो अपील जीतेगा, अब अपील हारेगा। अगर वो अपील जीतेगा तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल, अगर वो अपील हारेगा तो जिस दिन अपील का रिजल्ट आया उसके 30 डेज के अंदर अंदर सारे डॉक्यूमेंट जमा करके और रजिस्ट्रेशन पक्का करवा ले, और वो किस दिन से रजिस्टर माना जाएगा, जिस दिन से उसका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हुआ था। क्या कोई डाउट आपको, तो फिर से बोल रहा हूँ कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होगा कितने दिन के लिए वैलिड होगा, 90 दिन। 90 दिन में या तो वो एक्सेप्ट कर ले या फिर वो मना करे। एक्सेप्ट करेगा तो डॉक्यूमेंट दे दे, परमानेंट करा ले, रिजेक्ट करेगा तो वो अपील फाइल करेगा। अपील में या तो वो जीतेगा या वो हारेगा, अगर वो जीत गया तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल, अगर वो हारा तो उसको 30 डेज में डॉक्यूमेंट जमा करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आ रहा समझ, ठीक है, हाँ ऐसा ही कर दूंगा। 25 8 हो गया है, ठीक है। बस 25 खत्म कर दूं, 2-3 पॉइंट और बचे हैं। 25 9 में क्या लिखा है, जो WTO है, WHO है, यूनेस्को है, इनको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह क्या लेना पड़ता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्यों लेते हैं ये, सप्लाई करने के लिए, इनवर्ट सप्लाई पे रिफंड के लिए, इनवर्ट सप्लाई पे रिफंड के लिए, ठीक है। और 10 जो पॉइंट है उसमें लिखा है कि आप अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो और कुछ प्रोसेस नहीं की जाती उनके द्वारा, तो बाय डिफॉल्ट आप कितने दिन में रजिस्टर्ड हो जाओगे, 7 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो पूरी प्रोसेस समझाऊं क्या होता है, आप जब भी एप्लीकेशन लगाओगे, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया होगा तो या तो 7 दिन में वो रजिस्टर्ड करेगा, या 7 दिन में वो सो कॉज नोटिस इशू करेगा, और अगर 7 दिन में वो कुछ नहीं करता है तो आप डीम्ड रजिस्टर्ड। अब जब 7 दिन में उसने सो कॉज नोटिस इशू किया तो आप क्या करोगे, उसका 7 दिन में रिप्लाई दोगे। अब आपका रिप्लाई दो तरीके का हो सकता है, या रिप्लाई या तो आप 7 दिन में करोगे या नहीं करोगे। अगर आप 7 दिन में रिप्लाई नहीं करोगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। आप रिप्लाई करोगे, रिप्लाई या तो सेटिस्फैक्ट्री होगा या नहीं होगा। सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री होगा तो रजिस्ट्रेशन कर देगा, और 7 दिन के बाद अगले 7 दिन में, तो जहां पहले 3 दिन था वहां क्या हो गया है, 7 दिन हो गए, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट और बचे हैं, सुन लें। 15 12 में क्या लिखा हुआ है वही जो बता दिया, और सेक्शन 26 शुरू हो रहा है यहाँ से, तो ये बात अपन यहाँ से कल कंटिन्यू करा दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं कल कंटिन्यू करा दूंगा, फिर आप इसको देख सकते हैं। कल के टॉपिक्स क्या होंगे मैं ग्रुप पे डालता हूँ, ठीक है, ओके।